हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। और आज यह वीडियो फर्स्ट पार्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास का। जैसा कि हम लोग वादा किए हैं कि हम पूरे पूर्वावलोकन जितने भी PYQs आए हुए हैं उन्हें मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट ऑफ आधुनिक भारत का इतिहास। मैं एंशिएंट करा चुका हूँ, बायोलॉजी करा चुका हूँ, बिहार स्पेशल करा चुका हूँ। अब बचा है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मिडाइवल हिस्ट्री। उसके बाद मॉडर्न, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा ही। आई थिंक 4 पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगा। तो मेजर चंक है साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। तो ये मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो वह अल्मीडा हुआ। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वह सूरत में किए थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वह फ्रांसीसी थे। उत्तर क्षेत्र की पहचान करें। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासी को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह अपना बिहार था। आप ध्यान रखिए कि यह BPSC के लिए PYQ कराया जा रहा है और BPSC जो 72nd है उसमें बहुत उपयोगी है। और इस PYQ कराने के बाद हम बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक एक वीडियोस रेगुलर मैं टॉपिक वाइज पढ़ाया भी करूँगा और आप लोगों को मेंटर किया करूँगा। अगर आपको यह चाहिए कि इसका जो मैं पूर्वावलोकन के बाद जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वह PDF भी चाहिए, तो आपको 9771990566 पे आपको 51 रुपीज़ का पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना होगा। तो 72nd BPSC के प्री तक जितने भी टेस्ट सीरीज़ या फिर नोट्स के PDF होंगे वह आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो तो डिस्कस किए ही हम लोग, बिहार। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? वह अफीम था। ये खोजकर्ता और जन्म स्थान है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग को देखना चाहिए क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में वह फंसा सकता है आपको। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वह इटली का था और जैक्स कार्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का और फर्डिनेंड मैगलन यह पुर्तगाल का था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुई थी? तो वह इलाहाबाद की संधि था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो वह मोहम्मद रजा खान थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो वह था 12 अगस्त 1765 को। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो
इनमें से जो सही ऑप्शन है वह है बांटो और राज करो की नीति के कारण आपस में ही फूट डालकर क्षेत्रीय राज्य मैसूर और पंजाब। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो वह श्रीरंगपट्टनम को। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वह था 1784 में। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो वह टीपू सुल्तान था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो वह शाह शुजा से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वह 1900 में पारित हुआ था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह 1909 में हुई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह ऑप्शन ई है, जिसमें से 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो उसे लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक? तो क्लाइव ही है। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर लियोनस कार्टिस है। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय तो डिस्कस किए ही। निम्नलिखित में से एक सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए, तो सही क्रम सही उत्तर इसमें से चुनना है, तो वह 1, 2 और 4 था। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित कराया था? तो बेंटिक ही कराए थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वह लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? तो वह इल्बर्ट बील था। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो वह मेयो था। व्यक्ति और विषय से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो मैकडोनाल्ड जो था वह कम्युनल अवार्ड के लिए जाना जाता है, लिनलिथिगो अगस्त प्रस्ताव के लिए, और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, और चेम्सफोर्ड द्वैत शासन के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था? तो वह जयपुर था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वह लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली मराठा सरदार कौन था? तो वह बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ, और इनमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान भी केंद्रित किया। तो इसलिए इनमें से 1, 2 और 3, 4 सभी सही हैं। निम्नलिखित में किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो वह ग्वालियर था। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था?
तो लॉर्ड हार्डिंग था। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ? तो वह समय था 1859 और 60 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किया, तो वह थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो वह सी गोपालाचारी ही थे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, उसे हम लोग देखेंगे। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वह प्रभाव पड़ा था आयात को बढ़ावा देकर भारतीय औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो वह जमींदारों के साथ। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुई। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो वह थॉमस मुनरो था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह है रैयतवाड़ी प्रथा। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो वह हॉल्ट मैकेंजी था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? तो वह है बेथी। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो वह था उपर्युक्त सभी। रेलवे के गारंटेड ब्याज, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वह 1900 में किया गया था। 1857 की एक क्वेश्चन और है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो वह 1818 में। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो वह मेरठ से। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, वह मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, नाना साहब, इनमें से एक से अधिक है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो वह थे हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला। 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब।
निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो वह तात्या टोपे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो वह ग्वालियर में। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो वह है डी सेकंड और फोर्थ, साहूकार और जमींदार। 1857 विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो डिस्कस किया ही गया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो वह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो उपर्युक्त सभी कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा की कमी थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो वह गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राजकोष के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को ही। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया है? तो वह हैं बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो वह आउट्रम और टेलर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता? तो वो बी.डी. सावरकर ही हैं। ये कुछ नेताओं कहाँ से लड़े, उनका एक सूची है जो महत्वपूर्ण है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, और खान बहादुर बरेली से, हजरत महल लखनऊ से और कुंवर बाबू जगदीशपुर से। कुछ अन्य आंदोलन उस समय जो चल रहे थे उसे भी हम लोगों को देखना है। तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। रैयत नील की खेती नहीं करना रखते थे पर उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराया जा रहा था, जिसे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता था। इसलिए नील विद्रोह हुआ। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वह सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वह बड़ौदा में हुआ था। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो वह करमशाह। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो वह खोंड थी। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो वह थे पा तोगन संगमा। एक गारो आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया?
तो वह है 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो वह हुआ था मुख्यतः उनका क्षेत्र था सिंहभूम। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 में हुआ था, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो वह झारखंड था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो वह संताल विद्रोह था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो वह थे गुरु राम सिंह, सॉरी। ऐसे सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया था एईडीओ में। देखिए 45वीं बीपीएससी के प्री 2001 में जो क्वेश्चन आया था वह क्वेश्चन रिपीट कर दिया था एईडीओ के रिसेंट एग्जाम में 17 तारीख के जनरल स्टडीज़ के पेपर में। तो इसलिए आपको यह समझना होगा कि पीवाईक्यू का कितना महत्व है, और हमसे भी गलत हो गया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो वह सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1921 में मोपला विद्रोह की जो शाखा थी वह खिलाफत आंदोलन की थी। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? वह केरल में था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, तो वह किसान सभा के नेतृत्व में। 1940 के दशक में बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग उपरोक्त में से सभी थी। फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। वुड के 1854 के प्रेषक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है। तो 1 और 2 दोनों सही है। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो 2 फरवरी 1835 को। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कौन कहता था? तो मैकाले ही कहता था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव वह 1835 के मैकाले मिनट से है। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? आधुनिक शिक्षा से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में किया गया था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? वह 1904। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इनमें से उद्देश्य जो थे वह देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय एवं प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था।
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग लाया, वह कब था? तो वह 1917 में। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? वह सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट चैप्टर इज भारतीय आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किए गए? तो वह 1835, 67, 78 और 1908 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। तो इनमें से सभी सही हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1878 में। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो वह लीडर था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो वह द टाइम्स ऑफ इंडिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1984 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तो वह पुर्तगाली मिशनरी लाए थे। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो वह 1931 में। भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? भारत में मीडिया को, सोशल मीडिया नहीं, तो 1835, 67, 78 और 8 में ही किए गए थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो वह तारकनाथ दास किए थे। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा था कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा? तो द इंडियन मिरर में। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही क्रम है? तो इनमें से सही क्रम है डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। उदार रजवाड़े, नगरीय उच्च जातियाँ और बुद्धिजीवी। फराजी कौन थे? तो वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फरहजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह। फरहजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाबा में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाई थी? तो वह जौनपुर के करामत अली। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? वह राजा राम मोहन रॉय थे। नव भारत का पैगंबर भी उन्हें ही कहा जाता था, राजा राम मोहन रॉय को ही। आत्मीय सभा के संस्थापक भी वही थे और ब्रह्म सभा की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था 1828 में।
प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वह आत्माराम पांडुरंग थे। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो वह स्वामी विवेकानंद थे। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो वह स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परम मिशन की स्थापना की। वर्ष क्या है? 1897। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? तो वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, वह है आर्य समाज। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? तो वह ज्योतिबा फूले किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सेम रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, तो भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फूले से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम H.C. ब्लवत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सही है? तो वह है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोनजी। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो वह नाडार। शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूना सार्वजनिक सभा भी 1870 में महादेव गोविंद रनडे के द्वारा किया गया था। सुकरात ऑफ ईस्ट कहा जाता था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। कुछ सूची है जिसे मिलाना है, कौन स्थापित किया था? तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले और विधवा विवाह समाज जो थे वो विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं को हम लोग देखेंगे तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व, तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा ही किया गया था। सॉरी, इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बनर्जी साहब ही किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो वह यंग बंगाल इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? तो वह 1884 में एम वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। 1884 में एम वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। 1884 में एम वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 थे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वह बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की वर्ष कौन सा था? तो 1885 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो वह सच्चिदानंद ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 में कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वह 1917 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, उसे ही बार बार रिपीट कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? वह 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह 1924 के सेशन की। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी, यह कौन कहा था? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो वह लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, कहा गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा होगी कि हम भारत में रहते होगी कि इनके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए यह मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति से के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। कर्जन के द्वारा ही रिपीट किया गया है क्वेश्चन है। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। जिन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ही कहा था। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त कहे थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वह उपर्युक्त सभी इनमें से सभी के चलते। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अंबिका चरण मजुमदार। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए और जिन्होंने गठन किया था तो वह इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो वह कांग्रेस कमेटी। और 1937 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो अबुल कलाम आज़ाद। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वह थे प्रयुक्त में से एक से अधिक वर्ष में। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था
जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थीं? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वह राजेंद्र बाबू। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो वह जवाहरलाल नेहरू ही थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो वह थे कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो वह थे लाला लाजपत राय। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो वह थे शहरी क्षेत्रों से। निम्न में कौन उग्रवादी नहीं था? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभाव में आया? तो वह 1906 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल के से संबंधित था? तो वह अरविंद घोष थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दल से संबंधित माना जाता था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने जाने लगे थे। तो वह प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही कहा गया था। स्वराज 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो वह 6 वर्ष की हुई थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो वह राजा वामबद्ध आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो वी.डी. सावरकर 1937 से 43 के मध्य तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था, तो वह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो वह वी.डी. सावरकर ही किए थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो वह सूर्यसेन। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो वह N.S. हार्डिकर थे। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति के में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण क्या था? तो वह था गांधी का द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वह भगत सिंह थे। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है,
तो वह बिस्मिल ही के द्वारा ही लिखा गया था। अजीमाबादी बिस्मिल, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नहीं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? तो वह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। सुखदेव भगत सिंह, रिपीटेड क्वेश्चन है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो वह लगभग 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो वह थे बटुकेश्वर दत्त। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो वह सूर्यसेन के द्वारा। अनुशीलन समिति थी, तो वह एक क्रांतिकारी संगठन था। वर्ष 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो वह थे गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो वह थे श्याम जी कृष्ण दास। वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो वीडी सावरकर थे। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो अभिनव भारत के संस्थापक विनोद दामोदर सावरकर ही थे। विनायक दामोदर सावरकर, सॉरी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट, जर्मनी। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदनलाल ढींगरा। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो वह थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1913 में। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो वह थे करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना उसे ही रिपीट कर रहा है वो। जिमरमैन योजना वह थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मांगने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिससे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्बरमैन योजना का नाम दिया गया था। इसमें लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वह थे प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो उनके नेतृत्व में बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। इनमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो वह माइकल ओ डायर को मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उधम सिंह ने। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन इज द नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल डिस्कस।
बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो वह कहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? तो वह 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को ही। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वह स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो वह था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल विभाजन के दौरान। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो वह 1911 में। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ? तो 1911 में। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो वह लॉर्ड हार्डिंग था। कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेरोजी ही किए थे। 1906 में आयोजित, सेम क्वेश्चन है। हाँ, एक इसमें इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नेरोजी ही स्वराज का झंडा फहराए थे। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्वराज है उस समय के स्वराज और 1929 के पूर्ण स्वराज से डिफ़र था थोड़ा सा। तो जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, अभी तो पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे वह स्वराज्य का स्ट्रक्चर, नाम तो वही है पर बदलता गया डिमांड। मुस्लिम लीग का गठन नेक्स्ट चैप्टर है। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान किया था। और साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो वार्षिक अधिवेशन 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश में विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की। मोर्ले मिंटो सुधार अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये मोर्ले मिंटो ही है जो कम्युनल नींव को भारत में डाला और उसे, मतलब उसका बहुत क्षति हुआ भारत में, आप जो कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू इसके बारे में लिखते हैं, किताब लिखते हैं, इसको दोषी मानते हैं पूरी तरह। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 है। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब की गई थी? 1912 में। अंग्रेज ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1912 में ही। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न गांधी जी के समक्ष उठाया। तो वह राजकुमार शुक्ल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा की गई? तो वह रामगढ़ लखनऊ अधिवेशन ही था। लखनऊ समझौता क्या हुआ?
तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1916 में। होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वह है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। तो वह इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस नींव रखी। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो गांधी से स्टार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट से और यह फर्स्ट पार्ट था। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बिहार एग्ज़ाम योद्धा को आप अप्रिशिएट करिए, तब जाके उन चीज़ों को करने का एक मोटिवेशन रहता है। तो थैंक यू।